जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपका आने वाला समय भी मंगलकारी रहे। इसी आशा के साथ बात करते हैं आपके अपने चैनल पर कि आप कुंडली के माध्यम से कैसे जान सकते हो कि आपके भाग्य में धन है या नहीं है। अगर धन है तो हाथ पर रुकता क्यों नहीं है, तो उसके विषय पर आज चर्चा करते हैं। जो हमारा सेकंड भाव होता है वो हमारा धन भाव होता है। इसके स्वामी धनेश कहाँ पर बैठे हुए हैं और किस ग्रहों की दृष्टि से युक्त हैं। तो अगर पाप ग्रहों की दृष्टि से युक्त है तो कहीं ना कहीं हमें धन अवरोध की भावना दिखाई देती है। अगर शुभ ग्रहों से दृष्ट है तो हमारे हाथ पर धन अर्जित करने की संभावना दिखाई देती है। कई बार जैसे कि यह संचित धन होता है आमदनी एकादश भाव से देखी जाती है। जैसे कि 11th भाव से हम लोग देख सकते हैं कि हमारा कितना हमें धन मिलेगा। तो हम जैसे कर्म करेंगे उस हिसाब से हमें धन मिलने की कितनी संभावनाएं हैं, उस हिसाब से देख सकते हैं एकादश भाव से। विद्वानों के मतानुसार गड़े हुए धन को अष्टम भाव से देखा जाता है। तो इस तरह से हम अष्टम भाव से देख सकते हैं कि अ, हमें किसी तरह का अचानक से कोई धन मिलने वाला है या नहीं मिल सकता। तो इस तरह से सट्टा लॉटरी का योग भी देख सकते हैं। पंचम स्थान से हम जिन लोगों के नवम भाव का भी अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि चतुर्थ भाव से हम भूमि वाहन सब चीजें देखते हैं। तो इस तरह से अलग अलग भाव से हम धन भाव की देखते हैं कि कहाँ से किस तरह का हमें धन मिलने वाला है। उस तरह से जातक किस तरह से धन के योग बन रहे हैं हमारी कुंडली में। यदि धनेश धन स्थान मतलब द्वितीय भाव में हो, लाभेश भाव में हो, तो भी हमें धन प्राप्त होगा। तो इस तरह से लग्नेश या लाभेश भाव में हो तो भी स्थिति में हमें धन की प्राप्ति होगी। तो अगर लाभेश या धनेश मित्र हो, आपस में एक दूसरे की युक्ति हो रही है या एक दूसरे पर दृष्टि डाल रहे हो, तो भी हमें धन की प्राप्ति होगी। इस तरह से द्वितीय भाव में हो और द्वितीय लाभ भाव में हो तो भी हमें लाभ की प्राप्ति होगी। तो इस तरह से दृष्टि हो या एक दूसरे के ग्रह की अदला बदली हो रही हो तो भी हमें उन धन की प्राप्ति होगी। तो इस तरह से द्वितीय स्थान यदि पाप ग्रह जैसे शनि है, मंगल है, राहु केतु है, इस तरह से इनमें से कोई भी हो, अधिक ग्रह हो, शत्रु क्षेत्र में बैठे हो, तो इन ग्रहों से द्वितीय भाव पर दृष्टि हो तो संचित जो हमारा धन कमाते हैं वो कहीं ना कहीं उसका नाश होने की संभावना रहती है। यदि कोई भी पाप ग्रह जैसे शनि है, मंगल है, सूर्य है अष्टम भाव में बैठे हो तो भी उन पर या सातवीं दृष्टि पड़ रही हो तो भी धन का नाश करने वाली होती है। तो इस तरह से ऐसी बहुत सारी कुंडली में योग बन रहे होते हैं, दृष्टियां होती है, जिससे कि हमें पता लगा सकते हैं कि हमारे पास धन क्यों नहीं मिल रहा। अगर नहीं मिल रहा तो हमें उस पर किस तरह से मिलने की संभावनाएं हो सकती है, हमें उस पर काम करना चाहिए। इसी प्रकार पंचम स्थान पर यदि शनि की पूर्ण दृष्टि दसम दृष्टि द्वितीय स्थान पर पड़ेगी, तो यदि मंगल यदि सप्तम स्थान में स्थित होगा, उसकी आठवीं पूर्ण दृष्टि द्वितीय स्थान पर होने से धन का नाश होने की संभावना रहती है। इस तरह से छठे स्थान में राहु केतु की नवीं पूर्ण दृष्टि द्वितीय स्थान पर पड़ती है। तो इसी प्रकार दसम भाव स्थित राहु केतु की पांचवी पूर्ण दृष्टि धन भाव पर पड़ेगी तो निश्चित रूप से धन का नाश करने वाली होती है। तो इस तरह से दृष्टि जो कूर ग्रह हैं जैसे कि सूर्य है, मंगल है, राहु है, केतु है, तो इस तरह से कुछ ग्रह शुभ होते हैं और कुछ ग्रह अशुभ माने जाते हैं। तो जैसे कि जो शुभ ग्रह हैं उनकी अगर दृष्टि शुभ ग्रहों पर कूर ग्रह की दृष्टि पड़ती है तो कहीं ना कहीं वो धन का नाश करने वाली होती है। यदि द्वितीय भाव में सूर्य शनि अथवा सूर्य राहु हो तो राज प्रकोप से धन नष्ट हो जाता है। तो कहीं ना कहीं तो एकादश स्थान में कोई भी ग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु और शनि हो तो
वे धन लाभ कराते हैं। तो इस तरह से एकादश भाव में कहीं ना कहीं धन लाभ कराने वाले होते हैं। एकादश स्थान में स्थित ग्रह जिस वस्तुओं के कारक हैं उन वस्तुओं का कारोबार करते हैं तो हमें कारोबार में लाभ प्राप्त होता है। जब कोई व्यापारी अन्य व्यक्ति प्रश्न करता है कि लाभ किस दिशा में कर होगा तो एकादश स्थान में स्थित राशि की दिशा या एकादश जिस दिशा में बैठा हो तो उस दिशा में स्थित एकादश स्थान में स्थित ग्रह की दिशा को देखना चाहिए और उसी दिशा में हमें लाभ प्राप्त होने की संभावना रहती है। तो राशियों और ग्रहों की दिशाओं के बारे में भी हमें पहले से पता होना चाहिए ताकि हम उसी दिशा में जाकर अपना लाभ प्राप्त कर सकें। उसी दिशा में व्यापार करेंगे तो हमें लाभ की प्राप्ति हो सकती है। तो दशा अंतरदशा और प्रत्यंतर आदि भी निकाल कर हम देख सकते हैं कि जब जब उन ग्रहों की दशा आएगी या अंतरदशा आएगी या नक्षत्र के तहत भी जब भी वो नक्षत्र हमारे आएंगे तो हमें लाभ प्राप्त कराएंगे। तो इस तरह से राहु केतु एकादश स्थान में धन प्राप्ति में बाधा डालते हैं तो और आय में विलंब कराते हैं क्योंकि राहु केतु हमेशा ही रुकावटें पैदा करने वाले ग्रह हैं। तो कभी कभी यह ग्रह आकस्मिक रुका हुआ धन भी दिला देते हैं। अचानक से कोई भी हमारा धन दिलाने में भी सहायक होते हैं क्योंकि इनकी जो ग्रहों की स्थिति इस तरह से है, अचानक से कुछ भी दिला देना और अचानक से धन का नाश भी करा देना। जिस तरह से हमारे शुभ ग्रहों के हिसाब से हमारे कुंडली में उसके योग बने हुए हैं तो हमें अचानक से मिल सकता है। अगर अशुभ ग्रह योग बन रहा है तो हमें नाश भी कर सकते हैं उस चीज का। तो राहु केतु एकादश स्थान में धन प्राप्ति में बाधा डालते हैं और आय में विलंब भी करा देते हैं। तो कभी कभी ये ग्रह आकस्मिक रुका हुआ जो धन हमारा है उसको दिलाने में पूरी सहायता करते हैं। यदि द्वितीय भाव और एकादश भाव नवम स्थान भाग्य स्थान में हो तो हमें आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। तो इस तरह से हमें आर्थिक मजबूती दिलाने के लिए द्वितीय भाव है हमारा एकादश भाव है, इस तरह से हमें उसका हमारे काम में उन्नति कराने के लिए सहायक ग्रह ये भाव है। तो इस तरह से जब भी ये भाव मजबूत होंगे या इन पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ेगी तो हमारे जीवन में उस समय पर धन का लाभ धन का लाभ होने की स्थिति होगी। तो किसी एक जैसे कि लग्नेश इसमें से किसी एक दो ग्रहों के का संबंध भाग्येश या भाग्य भाव में हो तो भी धन प्राप्ति आसानी से हो जाती है। तो इस तरह से यदि भाग्येश एक स्थान में उच्च राशि या स्व राशि अथवा मित्र क्षेत्र होकर स्थित हो तो धन प्राप्ति के योग बनते हैं। इसी तरह से व्यय भाव का बलाबल भी देखना चाहिए कि हमारा धन तो आ रहा है लेकिन हमारे पास अर्जित नहीं हो रहा तो उसका भी हमें विचार करना चाहिए। कई बार जब हमारा व्यय भाव बलवान होगा तो कहीं ना कहीं हमारा व्यय होने की संभावना ज्यादा रहती है क्योंकि कुंडली का अध्ययन करते समय द्वादश भाव का बलाबल अवश्य देखना चाहिए क्योंकि द्वादश भाव हमारा व्यय का भाव है। तो यदि आय से अधिक व्यय अधिक हो रहा है तो हमारे पास धन कैसे टिकेगा। तो इसी तरह से हमारा द्वादश भाव हमारे व्यय का है तो जब भी हमारा व्यय भाव मजबूत होगा तो कहीं ना कहीं हमारे धन का खर्चा ज्यादा होगा और धन जो हमारा अर्जित है करना चाहिए उसमें कहीं ना कहीं कमी आएगी। इसी तरह से यदि आय से व्यय अधिक होगा तो धन कैसे टिकेगा। अधिक व्यय करना धन हानि ही है। पाप ग्रह जैसे शनि है, मंगल है, राहु केतु है, चंद्रमा है और सूर्य व्यर्थ व्यय धनहानि कराते हैं। ये ग्रह जिस वस्तु के कारक है उन वस्तुओं से अधिक व्यय कराते हैं। जैसे कि जो भी ग्रह वहां पर होंगे या उन पर किसी ये ग्रह कहीं ना कहीं द्वादश भाव में इनसे रिलेटेड हमारी व्यय कराने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो इस तरह से कुंडली में जिन घरों के स्वामी वो बनते हैं तो उससे संबंधित वस्तुओं को रिश्तेदारों पर व्यय कराते हैं। जैसे कि
अगर शुक्र है तो शुक्र से रिलेटेड उसका लग्जरी चीजों का हमारा व्यय पर हम कहीं ना कहीं उस पर खर्चा कर देंगे। तो इस तरह से अगर तो एकादश भाव यदि द्वादश भाव में हो तो जातक मित्रों पर व्यय कर देता है। तो इस तरह से क्योंकि एकादश स्थान मित्रों का है और परिचितों का है, तो कहीं ना कहीं अपने द्वादश भाव में होने पर उसका हम उन पर ज्यादा खर्चा कर देते हैं। यदि तृतीय द्वादश भाव पर स्थान पर होगा तो जातक अपने भाई बंधुओं के पर ज्यादा खर्चा कर देगा। तो इस तरह से हम अलग अलग भाव से देख सकते हैं कि हमारा खर्चा कहाँ किस पर जहां पर भी व्यय स्थान है तो उस पर देख सकते हैं कि हमारा खर्चा कहाँ पर जा रहा है। यदि चतुर्थ द्वादश भाव में स्थित हो तो कुंडली में उस ग्रह की दशा अंतरदशा चल रही हो तो व्यय का कारण माता हो सकती है, और या फिर हम लग्जरी चीजों का प्रॉपर्टी वाहन आदि पर अपना खर्चा कर सकते हैं। तो यदि सप्तमें द्वादश भाव में बैठा हो तो हम कहीं ना कहीं अपनी पत्नी पर खर्चा करेंगे, या किसी पत्नी की वजह से कुछ ना कुछ हमारा व्यय धन खर्च होगा। जैसे कि हमने बताया कि द्वादश भाव स्थित ग्रह अपने कारक तत्व के आधार पर ही व्यय कराता है। जैसे शुक्र यदि द्वादश भाव में स्थित होगा तो जातक ऐशो आराम पर अधिक व्यय करेगा। तो जैसे सिनेमा है, मनोरंजन है, भोग विलास है, अच्छे वस्त्र है, तो इस तरह से बढ़िया फर्नीचर है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, जो भी हमारी लग्जरी चीजें हैं उन पर अपना व्यय कराता है। तो इस तरह से यदि जबकि द्वादश भाव स्थिति में बुध व्यर्थ ही भाषणबाजी जैसे झगड़ा कलेश संबंधी आदि बच्चों पर व्यय कराता है। तो द्वादश भाव स्थित मंगल जातक को झगड़ालू और भोगी बना देता है। जातक भाइयों से अत्यधिक व्यय करा देता है। क्योंकि मंगल जवान ग्रह है, अतः यह लापरवाही से भी व्यय करा देता है। तो इस तरह से द्वादश भाव स्थित सूर्य से व्यय का कारण राज प्रकोप है। तो सरकारी खर्चे में कहीं ना कहीं हम अपना खर्च कर देते हैं। तो इस तरह से जो भी हमारा द्वादश भाव में ग्रह है और उस पर या जो भी किसी एक ग्रह का दूसरे वहां पर जा रहा है तो जो जिस भाव से रिलेटेड है उस भाव से रिलेटेड हमारा व्यय करा देता है। तो इस तरह से हमें देखना जो भी उसकी दशा या अंतरदशा आएगी तब तब हमारा उस पर व्यय खर्चा होगा। तो इस तरह से हमें देखना चाहिए कि हमारा खर्चा कहाँ पर जा रहा है। अगर हम उस पर अपने कुंडली पर थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो हमें पता लग जाएगा कि हमारा खर्चा कहाँ पर हो रहा है। अगर हम उस पर थोड़ी सी लगाम लगाएंगे या थोड़ा सा सावधानी पूर्वक काम करेंगे तो हमारे जीवन में जो हमारा धन खर्च हो रहा है उस पर कहीं ना कहीं लगाम लगाकर अपने धन संचय करने की कोशिश करेंगे। आशा करते हूँ कि आपके जीवन में किसी तरह का भी धन का हानि ना हो, आपको धन अर्जित करने की भावना सदा प्रेरित करते रहे, आप हमेशा ही आपको धन की प्राप्ति हो, हमेशा ही सुख समृद्धि से भरे रहो। इसी आशा के साथ जय हिंद, जय भारत। अगर आपके मन में भी किसी तरह से धन से रिलेटेड कोई परेशानी है तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, ताकि आपकी कुंडली के माध्यम से देखकर पता लगाया जा सके कि आपको किस तरह की किस भाव से रिलेटेड परेशानी है, और उसके उपाय कर कर अपने थोड़ी सी सूझबूझ से हम अपने जीवन में खुशहाली लेकर आ सकते हैं, अपना धन संचय कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।